lovely people, welcome back to my channel Ranitha Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम DLED फर्स्ट ईयर EVS का यूनिट नंबर 4। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पर हमारे। तो अगर आपने अभी तक वो यूनिट्स नहीं देखी है तो पहले वो यूनिट जाके देखिए, फिर ये वाली यूनिट देखना, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये है हमारा यूनिट 4, दैट इज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल है जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। इसी को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। अब EVS जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक रिसोर्स है टीचिंग और लर्निंग का। EVS को से हमारे आसपास हम EVS में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, हमारे नेचर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना। डैट मीन्स वी कैन टीच स्टूडेंट्स, जो हमारे इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट का यूज़ करके हम बच्चों को EVS पढ़ा सकते हैं बहुत सिंपली और ईजिली। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा तो और जल्दी अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। तो चलिए आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है डेवलपिंग अ रिसोर्स पूल ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर टीचिंग ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर यानी कि बच्चों 5th क्लास तक आप क्या क्या करवा सकते हो। प्राइमरी लेवल पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और टीचर जो है वो लोकली जो अवेलेबल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगी, ओके। और ये इससे क्या होगा, जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ यानी कि TLM का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो टीचिंग है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी और बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, ओके। सो दिस पूल में कंसिस्ट ऑफ लॉ। अब ये जो हम एक टीचिंग लर्निंग पूल बना सकते हैं मटेरियल्स का, और ये जो पूल है इसमें आपका लो और नो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग मटेरियल, कलेक्शन ऑफ लीव, सीड्स, फ्लावर, इन सब का यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम बच्चों को EVS बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि लो कॉस्ट या फिर नो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग में लोकली अवेलेबल होती है और जिनका ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं आपका लो कॉस्ट या फिर नो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ओके। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कुछ पत्तियाँ हो गई, लीव्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो लीव्स हो गया, ठीक है, या हम जर्मिनाइजेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हम सीड का जर्मिनाइजेशन करके दिखाए बच्चों को, तो उससे बच्चा जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो हमें फ्री में भी मिल जाएगी नेचर से, और जो या फिर लो कॉस्ट मटेरियल होता है वो भी हम कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब हम इतना ज़्यादा TLM करते हैं DLED को पढ़ाते, DLED पढ़ते समय, तो या भाई इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो चलिए ज़रूरतें देखते हैं इसकी। सबसे पहले तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ द टेंडेंसी टू फॉरगेट, प्रॉपर यूज़ ऑफ TLM हेल्प टू रिटेन कॉन्सेप्ट परमानेंटली, यानी कि हम में भी ऐसा है, हम आज एक चीज़ पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। तो अगर वही हम TLM का यूज़ करके वो चीज़ को हम पढ़े तो हम हमारे माइंड में वो चीज़ याद रहेगी कि यार हमने तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से पढ़ा था और इसमें हमने पार्टिसिपेट करा था ज़्यादा, टीचर का कम रोल था, तो हमें वो चीज़ और अच्छे से याद रहेगी। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कि बच्चे को परमानेंटली वो चीज़ याद रह जाती है। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो अच्छे से लर्न करता है, अच्छे बेटर तरीके से लर्न करता है और वो मोटिवेट रहता है प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट TLMs। नेक्स्ट, TLM जो है वो प्रॉपर इमेज बच्चे के लिए बना देते हैं कि वो क्या जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को वो अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं। TLM कंप्लीट एग्जाम्पल एक है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का। TLM एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें बच्चा जो है पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड है, ओके। TLM जो है वो हेल्प करता है बच्चे की वोकैब को इंक्रीज करने में, डेवलप करने में, और TLM हेल्प करता है टीचर को कि टीचर को भी कुछ टाइम मिल जाए और बच्चे की जो लर्निंग है वो परमानेंट हो जाए। टीचिंग एड्स प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट और नो कॉस्ट TLM, यानी कि जो TLMs हमारे बहुत कम पैसों से लगते हैं, बिल्कुल पैसों से नहीं मिलते हमें, उसी को हम कहते हैं लो कॉस्ट और
नो कॉस्ट TLM। इसके क्या एडवांटेजेस है, इकोनॉमिक वैल्यू ये लाएगा, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल वैल्यू बच्चे को मिलेगी इससे, और रिक्रिएशनल वैल्यू भी बच्चे को यहाँ से मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, तो लो या फिर नो कॉस्ट के होंगे, ये इजीली अवेलेबल होंगे, इजी टू यूज़ होंगे, प्रिपेयर हम इजीली इसको कर पाएंगे और इजीली हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लिस्ट है नो और लो कॉस्ट मटेरियल की, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैच बॉक्स हो गया, फॉल्स बल्ब, स्मॉल बॉक्सेस ऑफ प्लास्टिक, निडल, न्यूज़पेपर, इंक पॉट, ओके, बैलून हो गए, आपके थ्रेड हो गए, स्ट्रॉ हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स हो गई, या अलग अलग सीड्स हो गए, फ्लावर्स, लीव्स हो गए, फेदर ऑफ बर्ड्स, नेस्ट ऑफ बर्ड, चौक, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आपको लो कॉस्ट और नो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका TLM में चार्ट्स। चार्ट क्या होते हैं, पढ़ा है आपने चार्ट के बारे में, बनाया भी होगा आपने अभी TLM में, और अभी जब आप SAP में जाओगे तो उसमें भी आप ये चार्ट का यूज़ करोगे। तो चार्ट्स में क्या होता है, ये विजुअल सिंबल होते हैं, समराइज करने में, कंपेयर करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, या बच्चों को पिक्चर्स के साथ हम उस चीज़ को, जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो पिक्चर्स के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब देखो चार्ट की डेफिनेशन लर्न कर लेना। डेफिनेशन क्या है कि चार्ट जो है वो विजुअल एड है जो डिपिक्ट करती है पिक्टोरियल और रिटन की इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक वे में, समराइज, कंपेयर डायग्राम्स के साथ, ओके। उसके बाद पर्पस क्या होते हैं इसका, कि हम एक चीज़ को विजुअलाइज करवा पाए बच्चे को, ठीक है। टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक आउटलाइन प्रोवाइड करना है, या फिर कंटिन्यूटी दिखानी है इन प्रोसेस, या फिर प्रॉब्लम्स फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स और स्टिमुलेटिंग थिंकिंग के लिए हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ चार्ट। सबसे पहले नरेटिव चार्ट होता है। नरेटिव चार्ट्स में क्या होता है, इसमें फैक्ट और आइडियाज़ का अरेंजमेंट होता है, इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए या डेवलपमेंट वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद द कॉज एंड इफेक्टिव चार्ट। अब इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप दिखाता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कंडीशंस एंड चेंज और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें आप ये दिखा सकते हो, रिलेशनशिप शो कर रहा है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है द चेन चार्ट। चेन चार्ट में क्या होता है, ट्रांजिशन साइकिल्स पर एक्सप्रेस होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एवोल्यूशन चार्ट। एवोल्यूशन चार्ट में क्या होता है, फैक्ट्स और आइडियाज जो है वो यूज होते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग चेंजेस इन स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम बिगिनिंग डाटा एंड इट्स प्रोजेक्शन इनटू फ्यूचर्स। देन स्ट्रिप्टीज चार्ट, पुल चार्ट होता है, टेबुलेशन चार्ट आप जो टेबल वाला होता है कंपेयर करने के लिए, पाई चार्ट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट होता है, ये सीक्वेंस दिखाता है। कंपैरिजन चार्ट जो कंपैरिजन दिखाएगा टाइप्स ऑफ हाउसेज या सॉइल्स, हम एग्जांपल ले सकते हैं। टाइम चार्ट होता है, सेगमेंटेड चार्ट और ट्री चार्ट और फ्लिप चार्ट, ठीक है। जैसे ट्री चार्ट में आपने बचपन में बनाया होगा ना, फैमिली ट्री बनाना है तो वो ट्री चार्ट हो गया, ऐसे। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कंटेंट, आइडियाज एंड थॉट्स आर प्रेजेंटेड इन अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। ये डेवलप करता है हैबिट ऑफ थिंकिंग को, इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होता है, टाइम सेविंग होता है ये, और आपका इकोनॉमिकल होता है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद लिमिटेशन क्या होती है कि हम इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अल्टरनेशंस एंड मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती एक बार चार्ट बन गया तो, साथ ही साथ सारे टॉपिक्स जो है वो हम चार्ट के थ्रू नहीं पढ़ा सकते, ओके। और साथ ही साथ इसमें गुड और लेजिबल राइटिंग चाहिए, एज वेल एज ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। हाउ टू यूज़, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम शुड बी गिवन ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट जो है उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमेशा, इसमें मेन आइडिया पे फोकस करना है। डिस्प्ले ऑफ चार्ट शुड चेंज पीरियोडिकली, ओके, ये चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है एक बार लग गया तो वो पूरे साल, 2 साल, 3 साल वही चार्ट चलेगा, वो चेंज होना चाहिए। विजिबिलिटी ऑफ चार्ट शुड बी मेंटेन्ड, और राइटिंग जो होनी चाहिए वो नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। यूज़र जो होंगे वो पॉइंटर होंगे वाइल यूजिंग चार्ट्स एंड शुड बी हैंग्ड ऑन RHS ऑफ ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल्स तो आपने बनाए ही होंगे अपनी स्कूल लाइफ में भी। तो मॉडल क्या होता है, मॉडल एक रिकॉग्नाइजेबल रिप्रेजेंटेशन होता है रियल थिंग्स का, 3 डायमेंशनली, दैट इज हाइट, विड्थ एंड डेप्थ इज फेल्ट एज रियलिटी। टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, सबसे पहले सॉलिड मॉडल होते हैं, जैसे हम ग्लोब वगैरह बनाते हैं तो, कटअवे और एक्सरे मॉडल होते हैं, ठीक है। और आपका वर्किंग मॉडल्स होते हैं जो वर्क करते, जैसे
देखा होगा मोटर वाला, जो बैटरी वाला भी मॉडल बनता है वो वाला भी, और सैंड मॉडल्स होते हैं जिसको बनाने में हम सैंड या डस्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? मॉडल जो है वो रियलिटी दिखाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों से रियलिटी हमें कहीं ना कहीं दिखती है बच्चों को। मॉडल जो होते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज को दर्शाते हैं, और मॉडल जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं बहुत सिंपली, और ये आपका चीपर टीचिंग एड है। उसके बाद मॉडल रीजनेबल साइज़ के होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं टू हैंडल। अब इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं? इसमें आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉडल बना देगा। अगर हम मॉडल बनाने की कोशिश भी करेंगे तो हम बना तो देंगे, लेकिन परफेक्ट नहीं बन पाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। कुछ मॉडल जो है वो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा लगे, ठीक है। इट रिक्वायर्ड गुड ऑडिटर्स टू एक्सप्लेन मॉडल्स, एंड कुछ टाइम जो होता है, सम टाइम मॉडल्स जो है वो विजिबल नहीं होते हैं। समटाइम जो मॉडल्स आप जब एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं, तो वो मॉडल पूरी क्लास में विजिबल नहीं हो पाता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है एटलस। एटलस तो आपने देखी ही होगी, आपने ये गेम भी खेली हुई है, राइट। सो ये बुक है जिसमें अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप होते हैं। ओके, सो वी शुड यूज़ एटलस टू टीच मैनी कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, जैसे लैंड एंड वाटर फोर्सेज हो गया, रिलीफ फीचर्स हो गया, डायरेक्शन और डिस्टेंस हो गया, सोशल डाटा, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन फैक्टर्स और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एटलस का यूज़ कर सकते हैं। तो एटलस बेसिकली है क्या? एटलस आपका कलेक्शन होता है मैप का। एटलस ग्रुप ऑफ सिस्टमेटिक डाटा है जो कि बेस्ड करता है ऑन पर्पस। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको डेवलपमेंट ऑफ एटलस देखना है इन इंडिया। नेशनल एटलस ऑफ इंडिया प्रोड्यूस बाय नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेंसस एटलस प्रोड्यूस बाय सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, फिर एग्रीकल्चर एटलस ऑफ इंडिया बना, फिर फॉरेस्ट एटलस ऑफ इंडिया एंड टूरिज्म एटलस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एटलस। ये आपका टूरिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में यूजफुल है। और जब हम दूसरे पैटर्न डेवलपमेंट पैटर्न पे ध्यान देते हैं तो इसको जानने में भी ये हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये हेल्पफुल होता है सर्वे के दौरान, ठीक है, ज्योग्राफी लेसन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोब तो आपने देखा होगा, आपके स्कूल्स में भी होंगे, आपके डीएलएड के इंस्टीट्यूट में भी होंगे, तो हर जगह आपको ग्लोब देखने को मिल जाता है। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब मोस्ट परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन होता है अर्थ का। ग्लोब ओनली ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द होल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्लोब जो है वो अंडरस्टैंड हेल्प करता है ये समझने में शेप और साइज ऑफ अ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ग्लोब जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं शो करता, एंड ओनली 1/2 पार्ट ऑफ ग्लोब कैन बी ऑब्जर्व्ड एट अ टाइम। ओके, अब इसके क्लासरूम टीचिंग थ्रू ग्लोब हम कैसे करवा सकते हैं? एक्सिस ऑफ अर्थ पढ़ा सकते हैं, आर्टिक और अंटार्कटिक पढ़ा सकते हैं, हेमिस्फीयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा सकते हैं, प्राइम मेडिटेरियन एंड पोल्स पढ़ा सकते हैं, लैंड एंड सी रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ शेप एंड साइज। तो ये आपका 5th क्लास से लेके 5th to 7th मान लो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसे ही थीम्स होती है। तो ये सारी चीज़ें हम ग्लोब के थ्रू पढ़ा सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लोब, पॉलिटिकल ग्लोब होता है, ठीक है, जो कैपिटल और बाउंड्रीज दिखाता है कंट्रीज़ की। फिजिकल ग्लोब होता है जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह दिखते हैं। ग्रैटिक्यूल होता है जिसमें लैटिट्यूड वगैरह, लॉन्गिट्यूड वगैरह शो करा जाता है। और स्लेट ग्लोब होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है साइज एंड टाइप्स ऑफ ग्लोब। अब अलग अलग साइज और टाइप्स ऑफ ग्लोब होते हैं। अब हमें ग्लोब को पढ़ना ही क्यों पढ़ना है? लैटिट्यूड हम देख सकते हैं इसमें, लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम ये क्लियर कर सकते हैं ग्लोब के थ्रू। नेक्स्ट, ये सब आपको बता रखा है, हेमिस्फीयर क्या होता है ना, ये सब आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, और इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैप्स। मैप्स क्या होता है? मैप तो पता ही है, आपने सॉल्व कर रखा है, बचपन से आप मैप सॉल्व करके आ रहे हो। तो मैप एक सिंबॉलिक इमेज है जो रिलेशनशिप दिखाता है, कंट्रीज वगैरह उसमें होती है। फिजिकल मैप होता है, अलग अलग टाइप ऑफ मैप्स दे रखे हैं। पॉलिटिकल मैप हो गया, क्लाइमेट मैप हो गया, ठीक है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह दिखाता है,
तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब उसके बाद वाई डू वी यूज़ मैप, और मैप में कुछ ऐसे सिंबल्स भी शो करे जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे सिंबल्स भी होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए एंड ऑलरेडी बहुत बच्चों को पता भी होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि हम मैप का क्यों यूज़ करते हैं, डिस्टेंस देखने के लिए, ठीक है, फिजिकल और कल्चरल एट्रीब्यूट्स देखने के लिए, ओके। टूरिस्ट और सर्वर्स के द्वारा ये ज़्यादा यूज़ होता है। मैप सुपीरियर टू ग्लोब, क्यों? क्योंकि ईजी हैंडलिंग होता है मैप, ईजी यूज़ होता है, टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाती है एक ही ग्लैंस में, ठीक है, ईजी टू फोल्ड होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, और वेरियस टाइप्स ऑफ पर्पस वगैरह इसमें कंटेंट जो है वो कवर होते हैं। एक गुड मैप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्लैरिटी है इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, और आपका करेक्ट एरिया और शेप हो, करेक्ट डायरेक्शन हो, अप्रोप्रिएट साइज हो, ये सारी चीज़ें, और इजी फोल्डिंग हो, ओके। एडवांटेजेस हमने देख ही लिया कि हम अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, मैप जो होते हैं वो इजी अवेलेबल होते हैं, हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि हम मैप जो होते हैं वो प्रिंटिंग पे रिलाई करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि अप्रोप्रिएट मैप बनाना लैंड के साथ, ठीक है। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें होती है, अंदर हम जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ एक एक पेज पर पूरा बना रखा है, ढांचा टाइप बना रखा है, बट दिस इज़ नॉट रिलायबल अगर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर्स। पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं हम कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। अब टाइप्स ऑफ पिक्चर्स होती है, इसमें फ़ोटोग्राफ्स हो गया, पिक्चर पोस्ट कार्ड्स हो गए, वॉल पिक्चर्स हो गए, न्यूज़पेपर से कटआउट वगैरह कर दिया, ठीक है। ये चीप होती है सबसे पहले, तो हम क्यों यूज़ करेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके। ये तो सबसे पहले चीप होती है, अवेलेबल होती है, टाइम सेविंग होती है, और नो कॉस्ट होती है, ठीक है, और इमेजिनेटिव पावर को बच्चे के बढ़ाती है, ओके। अब क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए पिक्चर्स का यूज़ करते हुए कि साइज़ कितना है बच्चों, पिक्चर का साइज़ कितना है, सारे बच्चों को दिखे, अप्रोप्रिएट टाइम पर उसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होनी चाहिए, राइट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, एंड बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। नेक्स्ट TLM आ जाता है फिल्म के थ्रू भी हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिल्म जो होती है वो सीरीज़ होती है इमेजेस की, स्टिल इमेजेस की, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट स्पीड पर बच्चों को दिखाई जाती है। हाँ, कहाँ पर फिल्म्स का यूज़ कर सकते हैं, सिक्वेंशियल और ऑर्डरली प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम फिल्म का यूज़ कर सकते हैं, क्लैरिफाई करने के लिए कंटेंट्स को हम फिल्म का यूज़ कर सकते हैं, ओके। हम कैसे फिल्म को यूज़ करेंगे, हम फिल्म को दिखाएंगे डिस्कशन के बाद, पहले बच्चों को समझा देंगे फिर फिल्म्स दिखाएंगे, या फिर हम डिस्कशन से पहले दिखा सकते हैं, पहले हम बच्चे को पिक्चर दिखाएं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें उस पिक्चर को। क्या क्या रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे यूटेंसिल्स वगैरह दिखा दिया, क्लोथ्स, वाटर, लेटर, ये सारी चीज़ें। क्लास 4 का रूट्स, क्लास 5 का डाइजेशन टॉपिक हम दिखा सकते हैं, या फिल्म ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट या ग्रेट लीडर्स की हम पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये इजी हैंडल्ड होती है, लो कॉस्ट होती है, और टाइम कम लगता है, टाइम सेविंग है, ओके। तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है जब वो पिक्चर्स देखते हैं। लिमिटेशन क्या है कि फिल्म क्या होता है, कैन बी टू अट्रैक्टिव, जिसमें आपका लॉस ऑफ कंसंट्रेशन बच्चे का हो सकता है, वो सिर्फ पिक्चर देखने में ही रह जाता है और कॉन्सेप्ट को समझना भूल जाता है बच्चा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। लेंथी फिल्म हो तो बच्चा बोर भी हो सकता है कि ये क्या दिखाए जा रहे हैं तब से। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शन में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का हम यूज़ करके, कलेक्शन करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे कि लोकल मार्केट्स जो है उसका यूज़ कर उनमें से चीज़ें लेके हम बच्चों को दिखा सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है लीव्स का हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। लीव्स को जब हम लीव का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ा रहे हैं, तो हम लीव्स का यूज़ करके बच्चों को सिखा सकते हैं। एक्टिविटी फॉर व्हाई डू लीव चेंज कलर इन द फॉल, तो आप सीड्स का कॉन्सेप्ट सीड भी दिखा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड, आपकी एक्टिविटी करवा सकते हैं आप उसमें, उनके फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाने के लिए हम फ्लावर को दिखा सकते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉइन्स, जब हम हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या पुराना कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम कॉइन्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स दिखा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स पढ़ाने के लिए, कॉइन एज ऑफ इंडिया पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए हम
कॉइन्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों को। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प, जैसे आपका पोस्टेज स्टैम्प हो गया, रेवेन्यू स्टैम्प हो गया, राशन स्टैम्प हो गया, ठीक है, आपका रबर स्टैम्प, फूड स्टैम्प, सील स्टैम्प। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो हम इनके थ्रू बच्चों को हम ये नॉलेज दे सकते हैं बच्चों को रियल चीज़ दिखा के, ओके, या उनसे कुछ ऐसा करवा के, कोई ऐसी एक्टिविटी करवा के। मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स जो होता है एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो हमारे हिस्ट्री से कनेक्टेड हो। प्रिकॉशन क्या है, साइज ऑफ पिक्चर, ठीक है, मीनिंगफुल पिक्चर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बच्चा समझ पाए, इमेजिनेटिव पावर जो है वो डेवलप हो पाएगी। एडवांटेजेस क्या है कि इससे हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी बच्चे की, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा बच्चे में। हिस्ट्री ऑफ मॉन्यूमेंट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्रिएटिंग नॉलेज एंड एंगेज सिटीजन फॉर आवर नेशन, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पढ़ाना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बोरिंग एक्टिविटी होती है विदाउट लॉट्स ऑफ पिक्चर, ओके, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट होता है बच्चों का। ज़्यादातर बच्चे हिस्ट्री पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो ये हमारे लिए टीचर्स के लिए एक टास्क हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि हम बच्चे का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें विद लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और विद लिमिटेड सोर्स ऑफ पिक्चर्स। अब सबसे पहले ताजमहल के बारे में इसमें बता रखा है कि ताजमहल कहाँ कब बिल्ड हुआ। तो ताजमहल जो है द पेनिकल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ये आपका मुगल एम्पर शाहजहाँ ने बिल्ड करा। शाहजहाँ ग्रैंडसन ऑफ अकबर द ग्रेट इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन अर्गुमन बानो बेगम के मुमताज़ महल के लिए उन्होंने ये बिल्ड करा था, ओके, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। उसके बाद आपका आ जाता है कुतुब मीनार इन दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली, न्यू दिल्ली में है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था रेड सैंडस्टोन से और मार्बल से, और ये टॉलेस्ट मोनूमेंट है इंडिया का विद अ हाइट ऑफ 72.5 मीटर्स, ठीक है। इसमें 379 स्टेयर्स है और बेस डायमीटर है इसका 14.3 मीटर्स एंड इट नैरोज टू 2.7 मीटर एट द लास्ट स्टोरी। नेक्स्ट आपका आ जाता है खजुराहो टेम्पल्स इन खजुराहो, मध्य प्रदेश में है, ये एमपी में है। तो खजुराहो जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मेडिवल हिंदू और जैन टेम्पल है, मंदिर है एक तरह का, ठीक है। ये सैंडस्टोन से बना हुआ है एंड वर बिल्ड बिटवीन 950 एंड 1150 बाय द चंडेला रूलर्स। नेक्स्ट अजंता, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एलोरा केव्स, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सन टेम्पल्स इन कोणार्क, उड़ीसा में है ये 13th सेंचुरी सन टेम्पल उड़ीसा में है। ये कंस्ट्रक्ट करा गया है सैंडस्टोन से बाय किंग नरसिम्हदेवल। इनका जो इंटायर कॉम्प्लेक्स था वो डिजाइन होता है इन द फॉर्म ऑफ द गॉड्स ह्यूज चैरियट ड्रॉन बाय 7 स्पिंटेड हॉर्सेस ऑन 12 पेयर्स ऑफ एक्सक्लूसिवली डेकोरेटेड व्हील्स एट इट्स बेस, ओके। अब उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट मैप एंड थीमेटिक मैप। अब कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैप डेवलप्ड होता है 1972 में, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस स्टडी जो रिसर्चर है वो इंटरव्यू करते हैं बहुत सारे बच्चों को, और वो एक स्पेसिफिक चेंजेस कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ नोट करते हैं। ये प्रोग्राम जो है बेस्ड होता है ऑन लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ डेविड यूजेबल। अब इसमें क्या होता है, जो फंडामेंटल आइडिया होता है यूजेबल्स के कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इज़ दैट कि लर्निंग जो है वो एक एसिमिलेशन स्टिमुलेशन है नए कॉन्सेप्ट का, और प्रपोजिशन है एक्सिस्टिंग कॉन्सेप्ट में। यानी कि जो बच्चा, ये आप सेकेंड ईयर में और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो बच्चा सीखता है तो वो 2 ही चीज़ों से सीख सकता है, या तो वो नई इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहा है, उसको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर वो क्या कर रहा है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसी में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर रहा है, जो एक्सिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को वो ऐड कर रहा है, उससे इंटरलिंक्ड करके, ओके। यही बता रखा है इसमें डेफिनेशन दे रखी है कॉन्सेप्ट मैप की। इसमें कंटेंट ये लाता है, रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, रिलेशनशिप उसमें दिखाते हैं। जैसे ये आपका एक कॉन्सेप्ट मैप है, आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट मैप आपको हम हर जगह मिल जाएगा। जैसे यूजेस ऑफ वाटर, अलग अलग यूजेस दे रखे हैं इसमें, तो इसी को हम आपका कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, ठीक है। और उसी को हम फिर जैसे एक टॉपिक डाला, फिर उसके नीचे और हम सब टॉपिक्स डाल रहे हैं, उसी को हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, ठीक है। स्पाइडर कॉन्सेप्ट मैप हो सकता है, या फिर आपका हायरार्कियल कॉन्सेप्ट मैप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट मैप ऐसा हो सकता है, पिक्चर लैंडस्केप कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कॉन्सेप्ट मैप के, क्वेश्चन पे फोकस करेगा, ये प्रोपोजिशंस पे फोकस करेगा,
हायरार्की और स्ट्रक्चर पे फोकस करेगा और क्रॉस लिंक होगा, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड होगा, इंटरलिंक्ड होगा। एडवांटेजेस क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग के? ये बच्चों को हेल्प करेगा ब्रेनस्टॉर्म में और नए आइडियाज़ बच्चों में डेवलप करेगा, बच्चों को इंकरेज करेगा नए कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करने में, ठीक है, और बच्चों को अलाउ करेगा मोर क्लियरली कम्युनिकेटिव आइडियाज़ को समझने में, हेल्प करेगा बच्चों को नए कॉन्सेप्ट को अपने पुराने कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट करने में, ओवरऑल कॉन्सेप्ट इन माइंड और कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, और ये आइडियाज़ को भी जनरेट करेगा। उसके बाद थीमेटिक मैप्स आपके होते हैं, जैसे आपके फिजिकल मैप्स हो गए, ठीक है, और आपके क्या हो गए, कल्चरल मैप्स हो गए। फिजिकल मैप्स में क्या होता है आपका, जैसे रिलीफ मैप, हम ये सारे जो होते हैं ये आपके फिजिकल मैप होते हैं, सॉइल मैप वगैरह। और कल्चरल मैप क्या होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप, एग्रीकल्चरल मैप, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉपुलेशन, ये सारे मैप आपके कल्चरल मैप्स होते हैं। और फिजिकल मैप जो फिजिकल चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है, जैसे जियोलॉजिकल, मिनरल मैप, सॉइल मैप, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। और कल्चरल मैप जो हमारे कल्चर को दिखा रहा है कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या एग्रीकल्चरल सिचुएशन है, या क्या आपका रेशियल मैप क्या है, पॉपुलेशन कितना है, ये सब कल्चरल मैप दिखाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है वेदर। तो वेदर क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वेदर क्या होता है। वेदर आपका एक ऐसा सिचुएशन, टेम्परेचर में आपका चेंज है, ठीक है, और ये आपका चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। अब फैक्टर्स क्या है क्लाइमेट के, जियोलॉजिकल लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ फीचर, सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन और एयर प्रेशर। वेदर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, रेनफॉल में, ह्यूमिडिटी में, हवा में, एयर प्रेशर में, बादलों में, सनशाइन में, विजिबिलिटी में और फ्रंट्स में। अब आपका आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पता ही है, ये दिखाते हैं कि कितना हॉट है, कितना कोल्ड है एक चीज़ ये। उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल कितनी हो रही है, बारिश कितनी हो रही है। तो प्रेसिपिटेशन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेदर का, जो आपका अकर होता है फॉग, हेल, स्नोफॉल, ड्यू, फ्रॉस्ट, मिस्ट और रेनफॉल के उसमें। रेनफॉल मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जो हमारे लैंड पर होता है। इंडिया में जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून अकर करती है, जिसको हम समर मानसून कहते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल की वो अनइवन है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है कि आपके वाटर वेपर कितने मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये एक्सप्रेस्ड होता है परसेंटेज में और मेजर करा जाता है पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेज में एज वाटर, गैसियस स्टेज में एज वाटर वेपर और सॉलिड स्टेज में एज अ स्नो पार्टिकल्स। ह्यूमिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए। फ्लोरा ऑफ फ्रेम द precipitation occurs due to the presence of humidity in the डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो ह्यूमिडिटी की वजह से ही आपका जो बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वो होती है टाइमली, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है विंड। विंड क्या होती है, हवा की मूवमेंट। तो ये मूवमेंट होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की ऑफ एयर ओवर द अर्थ सरफेस, उसी को हम विंड कहते हैं। ये डिपेंड करती है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पे, और एक रिलेशन है हॉट और कूल एयर के बीच में, जिससे आपकी स्पीड जो होती है विंड की वो वैरी करती रहती है। उसके बाद आ जाता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो होता है दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेदर फिनोमिना का। टेम्परेचर हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर को। 2 तरह के एयर प्रेशर होते हैं एटमॉस्फेयर में, हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेवलपिंग एंड चलो एक ये देख लो इम्पॉर्टेंस क्या है वेदर चार्ट और डायग्राम की, कि हम वेदर को समझ पाए, सीजन को जान पाए, क्रॉपिंग पैटर्न को देख पाए। टूरिस्ट के लिए हेल्प करता है इसमें, हेल्पिंग द स्टूडेंट ऑफ लोकल वेदर, अल्टरनेटिव बिफोर द हाई स्पीड विंड्स और सीजनल फेस्टिवल्स में, एंड इट हेल्प्स इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है इस यूनिट का, जो कि है डेवलपिंग एंड ईवीएस किट, इट्स इम्पॉर्टेंस एंड यूजेज। अब सबसे पहले किट का मतलब क्या होता है, ये सेट और कलेक्शन है टूल्स का, सप्लाईज का, मटेरियल्स का, एज सच और इम्प्रोवाइज्ड फ्यू थिंग्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इसी को हम कहते हैं किट। ईवीएस किट क्या है, ईवीएस किट में आपका वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी जो बच्चे को ईवीएस पढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
कंटेंट एरियाज ऑफ ईवीएस, 7 कंटेंट एरियाज होते हैं ईवीएस के। वो क्या क्या है? फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एनिमल्स है, प्लांट्स, फैमिली और थिंग्स वी डू एंड मेक होता है। ईवीएस किट क्या है? ये कलेक्शन है इंपॉर्टेंट यूजफुल मटेरियल की और टूल्स की जो हम इन्वायरमेंट को जानने में हमें हेल्प करती है। नाउ आइटम्स क्या रख सकते हैं हम ईवीएस किट में? अब ये ईवीएस किट में हम सेलेक्टेड आइटम्स रखेंगे, जैसे ग्रेन रख लिया, सीड, दालें, फाइबर्स, पिक्चर्स, टॉर्च, मेजरिंग टेप और या फिर जो भी हमने अभी पढ़ा है, कॉइन पढ़ा है, स्टैम्प, ड्राई लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, मैग्नेट हो गया, पुल है, सॉइल, मेटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन, ऑयल बैलून्स, ये सारी चीज़ें जो भी हम लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल है हमारा, ठीक है, उसको हम ईवीएस किट में रख सकते हैं, जो भी ईवीएस पढ़ाने में हमें हेल्प करेगी ना क्लासरूम। नेक्स्ट यूजेस क्या है ईवीएस किट का? कि सारे मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ये डिटेल और सटल फैक्ट बच्चों को बताएंगे एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। इंजॉयबल बन जाएगी ईवीएस की क्लास और बच्चे जो है उस चीज़ को क्विकली, कंटेंट को क्विकली समझ पाएंगे और ये टीचर के लिए भी हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सो अब सजेस्टिव टॉपिक्स है इंटीग्रेटेड विद ईवीएस टेस्ट, यानी कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम शुगर, सॉल्ट, स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। वाटर के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑयल, वाटर, शुगर, सोप का यूज़ कर सकते हैं। चेंजिंग फैमिलीज़ के लिए हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए अलग अलग फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है ईवीएस किट के? इकोनॉमिकल होती है, बहुत रीजनेबल प्राइस की होती है। जैसे अभी हमने देखा मटेरियल जो भी ईवीएस किट में हम डाल रहे हैं वो सारा मटेरियल बहुत ही आपका रीजनेबल है, ओके। सेकेंडली इंस्पिरेशन होती है कि बच्चा जो है नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छी चीज़ें सीख पाता है, तो और उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है ना, छोटी सी चीज़ है, उन बच्चों के लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उन छोटी सी चीज़ को परफॉर्म, छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म करके। थर्ड, पोर्टेबल होता है, हम कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। फोर्थ, इंडिजिनियस रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि आपके नेचुरल और लोकल जो चीज़ें आपकी अवेलेबल होती है आसपास, वो चीज़ें इसमें आप डाल सकते हैं। फिफ्थ, इंटरेस्ट डेवलप करता है बच्चों का ईवीएस में। सिक्स्थ, इकोनॉमिकली इमोशनली सेटिस्फाइंग है, बच्चा जो है करके सीखता है एंड मनी को सेव करेगा, टाइम को सेव करेगा और इजीली रिप्लेसमेंट हम इसमें कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस unit. If you like this video, then like, comment and subscribe my channel, and yes, don't forget to, this is all about this video, then like, comment and subscribe the channel and don't forget to click the bell icon, क्योंकि अब आप आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है कि आप एंड मोमेंट में भी पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे डीएलएड पे। तो बहुत चीज़ें आने वाली है और एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसके लिए वेट करिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।